तो इस तरीके से कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो गया, एक तरफ हाई क्लास के नोबल में, एक तरफ लो क्लास के नोबल में, एक तरफ ओल्ड क्लास के नोबल में और न्यू क्लास के नोबल में। तो ये जो कंट्राडिक्शन उत्पन्न हुआ और ये जो एक ऐसा ग्रुप तैयार हुआ नोबेल्स का, अमीर क्लास वर्ग का, नोबेल क्लास का, जो सुल्तान के अगेंस्ट हो गए। दूसरी तरफ सुल्तान जो था वो पढ़ा लिखा था, तार्किकता के आधार पर काम किया करता था, धर्म की नज़र से सब चीज़ों को नहीं देखता था। तो उसने रिलीजन के क्षेत्र में भी नए नए एक्सपेरिमेंट किए थे और उलमाओं पर कंट्रोल किया था। तो कुछ उलमा वर्ग भी उससे नाराज हो गए थे। तो एक तरफ नोबेल्स नाराज हुए, दूसरी तरफ उलमा नाराज हुए, दोनों का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन बन गया और दोनों मिलकर सुल्तान के प्रति नकारात्मक चीज़ों को उभारते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो सुल्तान की जो इमेज थी, वास्तव में देखिए कार्यों को उन्होंने वो किया, लेकिन उसके व्यक्तित्व की प्रशंसा की है। जो सुल्तान का व्यक्तित्व था वो प्रभावशाली था। दिल्ली के सुल्तानों में सबसे अधिक योग, पढ़ा लिखा, एबल और एजुकेटेड सुल्तान था, जिसे कई भाषा का ज्ञान था और ख़ास तौर से जिसे कई विषयों पर पकड़ थी। ऐसा कोई और नहीं रहा। एक दूरदर्शी और फोरसाइटेड व्यक्ति की ये पहचान होती है कि वह अगर कोई नई चीज़ों को पारित करता है, सोच करता है और किसी कारण उसको लगता है ये सक्सेस नहीं हो रही, तो उसको वो वापस भी ले लेता है। ठीक है, तो सुल्तान की जो व्यक्तित्व है, जो उसका चरित्र है, उसका मूल्यांकन उसकी 5 योजनाओं को ध्यान में रखकर भी किया गया। और ख़ास तौर से बर्नी, इब्न बतूता, इसामी, इन लोगों ने सुल्तान की रियलिटी, जो वास्तविकता थी, उसको पहचान नहीं पाए। और ये कहीं ना कहीं ये लोग उलमा क्लास से थे और उलमाओं पर नियंत्रण बना रहा था, इसलिए भी नाराज थे। तो उसके बारे में रियलिटी इन्होंने नहीं बताई। तो इस तरीके से देखा जाए तो सुल्तान का अगर परीक्षण किया जाए तो पहला, अगर जैसे दोआब में कर विधि उसने की, तो दोआब में कर विधि इसलिए की थी कि दोआब जो एरिया था वो अधिक प्रोडक्टिव एरिया था, जहाँ से अधिक उत्पादन हो सकता था। और उस वक्त मेडवल पीरियड में इनकम का एक बिग जो सोर्स था वे लैंड रेवेन्यू था। और जहाँ अधिक उत्पादन होता है तो वहाँ टैक्स अधिक होना चाहिए। तो दोआब में कहा जाता है कि लगभग 1/2 50% टैक्स उसने लिया। लेकिन जिस समय ये लगाया गया उस समय वहाँ फैमिन, अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ने के कारण क्या हो रहा है, किसानों से जो उसके अधिकारी थे जबरन वसूल टैक्स कर लिए, जिससे रिवोल्ट की स्थिति उत्पन्न हो गई और फार्मर रिवोल्ट हो गया, किसान विद्रोह हो गया। सुल्तान को जानकारी प्राप्त हुई तो सुल्तान ने इन सभी को क्या किया, वापस ले लिया और अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की। इसी तरीके से जो राजधानी परिवर्तन था वो वास्तव में द्वितीय राजधानी की, सेकंड कैपिटल की स्थापना थी, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, देवगिरी साउथ का जो क्षेत्र था जिसे देवगिरी को राजधानी बनाया गया, और नॉर्थ में भी बनी रही, साउथ में भी बनी रही, और साउथ में जाकर साउथ पर नियंत्रण बनाने का प्रयास किया गया। राजधानी तो द्वितीय जो है राजधानी थी, शिफ्टिंग नहीं थी कि दिल्ली से कर दिया गया यहाँ और दिल्ली में ख़त्म कर दिया गया, दिल्ली में ख़त्म नहीं किया गया। सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन आरंभ किया, चांदी की कमी के कारण किया, एक बड़ा तर्क था, लॉजिक था, रियलिटी थी। और फिर खुरासान अभियान जो था सेंट्रल एशिया में किया गया था, वहाँ पे अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, लेकिन जो टीटी हुई, संधि हुई, उसके बाद जब
आक्रमण करने की बारी आई, एक बड़ी सेना का इसने निर्माण किया, फुलफिल स्ट्रांग सेना। अब खुरासान का पॉलिटिकल कंडीशन बदल गया तो आक्रमण नहीं हो पाया, इसलिए रोकना पड़ा। फिर क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी बन गई थी, अलाउद्दीन ने भी अपनी आर्मी को दक्षिण की ओर भेजा था, क्योंकि सेना को आप खाली नहीं रख सकते हैं, सेना को हमेशा युद्ध में या प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है। तो इन्होंने कराची अभियान, जो हरियाणा के आसपास क्षेत्र में बड़ा जंगल हुआ करता था, जहाँ सारे जो विद्रोही रिवोल्ट जो कॉन्स्पिरेसी करते थे या विद्रोह करते थे वो सब छुपते थे, तो वहाँ को ये हुआ कि उन सबको क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। खुरासान अभियान जब सक्सेस नहीं हुआ तो कराची अभियान हुआ। कराची अभियान का एटमॉस्फेयर वहाँ का बड़ा अजीब था, सेना अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकी, तो इसलिए उसने आगे चल के कराची अभियान को भी वापस ले लिया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उसकी जो योजनाएं थी वो बहुत बेटर थी, लेकिन समय, टाइम और कंडीशन ऐसी थी कि सक्सेस नहीं हो पाई। तर्क के आधार पर उसने योजनाओं को लागू किया और तर्क के आधार पर योजनाओं को वापस लिया। तो सुल्तान का व्यक्तित्व देखा जाए और उसका चरित्र देखा जाए तो जिस तरीके से बर्नी और इसामी और इब्न बतूता उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, तो वास्तव में ये सच नहीं है। और सुल्तान एक पढ़ा लिखा और योग दूरदर्शी फोरसाइटेड था। दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा सुल्तान नहीं रहा। नेक्स्ट जो है दूसरा क्वेश्चन जो आता, विरोधी गुणों का सम्मिश्रण था, रक्त पिपासु था। तो इतिहासकारों को लेकर इसमें मतभेद देखने को मिलता। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो रक्त पिपासु था, कुछ इतिहासकार मानते हैं उसमें अंतर्विरोधी गुणों का सम्मिश्रण था, कुछ इतिहासकार मानते हैं वो पागल था, ठीक है, और कुछ मानते हैं नहीं था। जो फेवर वाले हैं वो जैसे बर्नी, इसामी और आपके इब्न बतूता के लिटरेचर के आधार पर बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि वह विरोधी गुणों का सम्मिश्रण था। खासतौर से उसकी योजनाओं को एक बार लागू कर रहा है, एक बार वापस ले रहा है, इसलिए उसे विरोधी गुणों का सम्मिश्रण कहा गया। चाहे दुआब में कर विधि हो, चाहे राजधानी परिवर्तन हो, ऋतु राजधानी की स्थापना हो, या सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हो, खुरासान कैंपेन हो, और या कराची एक्सपीडिशन हो, ये सब एक बार लागू किया जा रहा है, एक बार सुल्तान द्वारा वापस ले लिया जा रहा है। तो विरोधी गुणों का सम्मिश्रण इस आधार पर कहा जाता है, लेकिन वास्तव में लागू करने और वापस लेने के पीछे रियलिटी थी, तर्क था, वास्तविकता थी, उसके आधार पर सुल्तान ने ऐसा किया था। रक्त पिपासु शासक बर्नी और इसामी की स्टेटमेंट के आधार पर बहुत से लोगों ने उसे रक्त पिपासु शासक कहा है, और कहा है बर्नी कहते, बर्नी और ये इब्न बतूता लिखते हैं, बर्नी कहता है कि कभी भी सुल्तान के महल से जो है रक्त बहता हुआ दिखाई देता है, और इब्न बतूता लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति कभी भी राजा बनते हुए धनाढ़ व्यक्ति बन जाए और कब उसका कत्ल कर दिया जाए, दोनों चीज़ देखने को मिलती है। वास्तव में ऐसा नहीं था। वह जो व्यक्ति सही काम करता था वह उसको खुले दिल से दान दक्षिणा देता था, और जो पर्सन गलत काम करते थे और उनको दंड, हार्श पनिशमेंट दिया जाता था, जिस कारण से बर्नी और इब्न बतूता इन लोगों को उसने जब तक वो जीवित था तो उसकी तारीफ कर रहे थे, और उसके मरने के बाद उसका विरोध करने लगे। कहने का मतलब कि विरोधी गुणों का सम्मिश्रण सुल्तान में तो नहीं, बर्नी, इब्न बतूता और इसामी के लिटरेचर में उनकी सोच और उनकी दृष्टि में देखने को मिलता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ना वह रक्त पिपासु शासक था, ना वो विरोधी गुणों का सम्मिश्रण था। उसने जो भी योजनाएं, स्कीम लागू की वो तर्क पर आधारित थी, और तर्क और परिस्थिति और समय के अनुकूल उसे वापस लिया गया। पूर्ण रूप से सुल्तान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। उसके अधिकारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे और उसकी जो आर्मी थी उनकी भी
कमियां थी। उन्होंने सुल्तान को सही समय पर सारी चीज़ नहीं बताई और सुल्तान नए एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उस एक्सपेरिमेंट को उलमा अमीर एक्सेप्ट नहीं कर सके, नहीं समझ सके। इस कारण भी सुल्तान की योजनाएं असफल रहीं। लेकिन सुल्तान के व्यक्तित्व, उसका चरित्र और उसकी उपलब्धि, नए चीज़ों को लागू करना और दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने ही की थी। ठीक है, दक्षिण के क्षेत्रों को भी मिला लिया था। तो इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का चरित्र, जो कैरेक्टर था, उसका व्यक्तित्व था, बहुत प्रभावशाली था, योग, शिक्षित गुणों वाला वह व्यक्ति था और उसमें विरोधी गुणों का सम्मिश्रण नहीं था, रक्तपिपासु नहीं था, पागल नहीं था।